गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर पार्ट 5। पहले के वीडियो में हमने बताया था आर्टिकल्स ए एंड द का यूज कहाँ किया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। पहले देखेंगे अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर, उसके बाद देखेंगे वर्ड, उसके बाद देखेंगे सेंटेंस। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तो चलिए देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। तो पहले सबसे नंबर देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, यानी कि ढेर सारे अक्षर ही क्या बनाएंगे, वर्णमाला बनाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से ढेर सारे फूल मिल करके एक माला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार ढेर सारे अक्षर या ढेर सारे वर्ण मिल करके क्या बनाएंगे, वर्णमाला बनाएंगे। तो अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक होता है बड़ा अक्षर, दूसरा होता है छोटा अक्षर। बड़ा अक्षर को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल लेटर और छोटे अक्षर को क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर। अब देखिए कैपिटल लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कौन कौन से, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कितने हैं, ये 26 हैं। ठीक है, और अब देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिखने का जो तरीका होता है वो बड़ा बड़ा रहता है। देखिए मतलब ए से जेड तक का सब बड़ा अक्षर में लिखा गया है। अब देखते हैं दूसरा छोटा अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का बहुत, वैसे तो ये समझाने का तरीका बस इतना है कि लोग लिखते कैसे हैं और मतलब सबको ये कॉमनली पता रहता है। ठीक है, ये वो नर्सरी क्लास का बच्चा भी कैपिटल लेटर के बारे में बता सकता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कैपिटल लेटर लिख लेते हैं लेकिन स्मॉल लेटर नहीं लिख पाते, तो उनके लिए ये है तरीका, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये कितने हैं, 26, यानी कि बड़ा लेटर 26, छोटा लेटर 26, वही है, बस इनका लिखने का तरीका अलग है, यानी कि छोटा छोटा इसलिए छोटा लेटर हो गया। अब देखें ये कितने होते हैं, 26 होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो टोटल लेटर होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं। और 26 में से जो जिस तरीके से हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो तरीके से बटा रहता है, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है, ना तो बोलने के लिए ना तो लिखने के लिए, लेकिन स्वरों में व्यंजनों में स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे अगर क बोलेंगे तो क के बाद ए उसमें लगा आएगा, जैसे क ए आया ना, इसका ध्वनि ए आता है। ख बोलेंगे तो उसमें भी आएगा। अगर मान लेते हैं की बोलते हैं तो ई आता है ना, तो ई क्या है, ई स्वर है, यानी कि वावेल है। ठीक उसी प्रकार जो इंग्लिश में जो मात्रा बनाने वाले अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 5, उन्हीं को क्या कहते हैं, वावेल। और वावेल मीन्स होता है स्वर। ठीक है, तो वो 5 कौन कौन से हैं, AEIOU। ठीक है, तो देखिए 26 में से जो हमने गोला कर लिया है AEIOU, ये 5 क्या है, वावेल हैं। अब देखिए 26 में से अगर 5 निकाल दिए तो बचे कितने, 21, और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो देखिए व्यंजन बी से लेकर के जेड तक के जितने भी अक्षर होते हैं, यानी कि पांचों को छुड़ा के, वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना तो सबको कॉमनली जनरली पता रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता, जो कि कहलाते हैं सेमी वावेल और सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी वावेल यानी कि अर्ध स्वर, या फिर सेमी कॉन्सोनेंट मीन्स होता है अर्ध व्यंजन, मतलब कि आधे स्वर होते हैं और आधे व्यंजन होते हैं। समय समय पर परिस्थिति के नियमानुसार ये क्या कभी स्वर का काम करते हैं तो कभी व्यंजन का काम करते हैं। तो स्वर यानी कि अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2, कौन कौन से, W और Y। जनरली ये तो किस कैटेगरी में आते हैं, W और Y, ये तो
कॉन्सोनेंट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसको क्या माना गया है, इसको माना गया है व्यंजन, वो भी कौन सा, अर्ध व्यंजन। ठीक है, तो अर्ध व्यंजन कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, एक डब्लू और एक होता है वाई। ठीक है, अब देखिए नियम, कब ये डब्लू स्वर का काम करता है और कब ये व्यंजन का काम करता है। तो नियम नंबर 1 है, जब डब्लू तथा वाई किसी वर्ड के बीच या अंत में आएंगे तो वावल का काम करते हैं। देखिए डब्लू तथा वाई किसी वर्ड के बीच में, वर्ड पहले नंबर ये समझिए, जब ढेर सारे अक्षर मिल जाएंगे और एक अर्थ प्रकट करेंगे, उनसे एक अर्थ का बोध होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। और शब्द को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। तो जब वर्ड डब्लू या वाई, मतलब कि किसी शब्द में जब डब्लू और वाई बीच में या फिर अंत में, अंत मतलब शुरू में नहीं रहेगा, जब बीच में आएगा या फिर अंत में आएगा डब्लू और वाई, तो वो कैसा काम करते हैं, वावेल का काम करते हैं, यानी कि स्वर का काम करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ओ डब्लू एल, ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी वावेल है, लेकिन डब्लू के बारे में हमको देखना है ना, डब्लू क्या है, अर्ध स्वर है या फिर अर्ध व्यंजन है। तो डब्लू कहाँ आया है, बीच में आया है, तो बीच में आने पर ये कैसा काम करेगा, वावेल का काम, यानी कि स्वर का काम करेगा। तो ओ डब्लू एल, तो क्या हो गया, आउल। हम जब उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, आउल आएगा। तो आ उ ले, यानी कि ऊ आया है ना, तो ऊ क्या है, ऊ एक स्वर है, हिंदी में देखेंगे तो ऊ एक स्वर है, यानी कि जब ये बीच में आएगा, बीच में आया है ना, ये शब्द आउल एक शब्द है, और शब्दों के बीच में मतलब जो अक्षर आया है डब्लू, तो डब्लू जब बीच में आया तो क्या कैसा काम करेगा, स्वर का काम करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ देखिए, सी ओ डब्लू, डब्लू आया है, डब्लू वो भी अंत में आया है, तो वन अंत में आने के नाते ये किसका काम करेगा, वावेल का काम करेगा। तो जैसे सी ओ डब्लू, काऊ हो गया, तो यहाँ डब्लू से ऊ बनेगा ना, तो ऊ क्या है, ऊ एक स्वर है। हिंदी में स्वर होते हैं ना 11, ए आ ई छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ओ अंग आहा, ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये क्या है, ये स्वर है। उसी तरह ऊ आया है ना, ऊ क्या हो गया, स्वर हो गया। लेकिन अगर ये ऐसा नियम नहीं होता तो हम सी ओ डब्लू को क्या पढ़ते, सी ओ यानी कि का डब का डब्लू हो जाता, या फिर आवल हो जाता, डब्लू से वा बनता है ना, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नियम नहीं है। अब देखते हैं आगे, यहाँ देखिए सिंपैथी, यहाँ क्या लिखा है, सिंपैथी। यहाँ वाई हमने बताया है ना, वाई क्या है, वाई अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन है। देखिए ये बीच में आया है, तो बीच में आने के नाते ये स्वर का उच्चारण होगा, इसमें कैसा उच्चारण होगा, स्वर का उच्चारण होगा। तो यस वाई एम, यानी कि सिम, यहाँ स है, स के बाद ई का काम कर रहा है, तो सी में, तो ई का काम करेगा, तो यानी कि ये स्वर है। और यहाँ देखिए अंत में आया है, तो अंत में भी आने के बाद ये कैसा काम करेगा, यहाँ देखिए सिंपैथी, बड़ी ई का काम कर रहा है, तो बड़ी ई भी क्या है, स्वर है। तो यानी कि जब बीच में आएगा या फिर एकदम अंत में आएगा डब्लू या वाई, तो कैसा काम करेगा, स्वर का काम करेगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, परंतु देखिए दूसरा नियम है, जब ये किसी वर्ड के शुरुआत में आते हैं तो कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। यानी कि डब्लू या वाई अगर शब्द के शुरू में, एकदम शुरू में, यानी कि पहला अक्षर रहेगा, तो कैसा काम करेगा, व्यंजन का काम करेगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, WATCH वाच, यानी कि WATCH वाच। अब देखिए इसको हम वह क्यों पढ़ रहे हैं, आज तो हो सकता है ना, जब वहाँ ऊ लगाए थे डब्लू के लिए, आ ऊ ले, डब्लू से ऊ बना था ना, तो उसी तरह जब यहाँ ऊ वाच बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये कैसा काम करेगा, वह का काम करेगा, कैसा काम करेगा, वह का, यानी कि वाच, वह क्या है, वह एक व्यंजन है। तो नियम समझ में आया, वह एक व्यंजन। उसी तरह यहाँ देखिए WONDER, वंडर, वंडर में जो है, तो यहाँ भी वह का काम कर रहा है। अगर वैसा देखा जाए तो उंडर हो जाता, उंडर से तब स्वर का काम करता, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, शुरुआत में आया है, इसकी वजह से डब्लू को हम क्या पढ़ेंगे, वह पढ़ेंगे। वह क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो क से ज्ञ तक के जो भी अक्षर होते हैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं ना।
तो ठीक ये व का काम करेगा, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हो गया। उसी तरह हमने डब्ल्यू का बता दिया, अब वाई का भी देख लेते हैं। वाई भी शुरू में आया है, YATCH यानी कि याच। अगर हम वैसे बोलते याच हो जाता कि नहीं, जब वहाँ सिंपैथी में ई का काम कर रहा था वाई, तो यहाँ भी ई का काम करता तो याच हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। नियम दूसरा कुछ कहता है, नियम ये कहता है कि अगर ये शुरू में आ रहा है तो ये व्यंजन का काम करेगा, तो वाई से यह बना तो यह क्या है, एक व्यंजन है। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं, ये लेटर तो हम समझ चुके, अब देखते हैं वर्ड क्या होता है। वैसे हमने शॉर्ट में बताया था वर्ड दो या दो से अच्छी वर्डों का समूह रहता है, लेकिन वर्ड वर्ड परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। परिभाषा में ये है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंग लेटर से कॉल्ड ए वर्ड, मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। मतलब ढेर सारे अक्षर तो मिलेंगे, लेकिन उसका कुछ मतलब अर्थ निकलेगा तभी वो शब्द कहलाएगा। हमने हिंदी में पढ़ा है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, वो भी अर्थ के आधार पे। कौन कौन से? एक सार्थक शब्द यानी कि जिसका अर्थ निकले, और एक निरर्थक शब्द मतलब कि जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो ठीक उसी तरह इंग्लिश में भी होता है। तो C+A+T कैट बोलते हैं ना, और कैट मीन्स होता है बिल्ली। बिल्ली बिल्ली एक जानवर है ना, तो अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो ये एक वर्ड है, वो भी सार्थक। अब दूसरा देखते हैं, D+O+G यानी कि डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। कुत्ता भी एक जानवर है, ये अर्थ निकल रहा है ना, तो ये क्या है, एक शब्द है। उसी तरह G+O+D गॉड। गॉड मीन्स होता है भगवान, तो भगवान भी एक मतलब सार्थक शब्द है। भगवान मीन्स होता है ईश्वर, अर्थ निकल रहा है ना। अब देखिए, अब निरर्थक शब्द में जो जिसका अर्थ नहीं निकलता, ABGDMN अब गडमन, पता नहीं क्या उच्चारण भी सही से नहीं हो पा रहा है, यानी कि इसका कोई इसे शब्द तो बोल सकते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। यानी कि नो मीनिंग नो वर्ड, ना तो कोई अर्थ है ना ही ये शब्द बनेगा, ठीक है। उसी तरह MNDST पता नहीं क्या बन जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, नो मीनिंग नो वर्ड, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ देखिए, शब्द वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द को दो भागों में बांटा गया है, एक मीनिंगफुल वर्ड और एक होता है मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगफुल मतलब सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकल रहा है, और मीनिंगलेस मतलब निरर्थक शब्द जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है। अब देखते हैं, जैसे हो गया RAT रैट। रैट मीन्स होता है चूहा। चूहा भी एक जानवर है, ठीक है, प्राणी है। और C+A+T कैट। कैट मीन्स बिल्ली। स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी। तो इसका अर्थ निकल रहा है ना, तो ये क्या है, मीनिंगफुल वर्ड है। लेकिन KPTN पता नहीं क्या बन जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। GST शॉर्ट फॉर्म में सब तो बोलते हैं, लेकिन GST कोई शब्द नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। उसी तरह PTM है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जब इसका फुल फॉर्म करेंगे तभी तो जाके एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो ये शब्द नहीं है। अब देखिए, अर्थात इसका मतलब क्या है, जिन शब्दों के मीनिंग होते हैं उसे मीनिंगफुल वर्ड कहते हैं, तथा जिन शब्दों के मीनिंग नहीं होते उसे मीनिंगलेस वर्ड बोलते हैं। जो कि हमने पहले बताया, मीनिंगफुल मतलब होता है सार्थक शब्द, और मीनिंगलेस मतलब होता है निरर्थक शब्द। अब देखिए नेक्स्ट है द सेंटेंस, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच।